प्रभात का मतलब यूं तो हम भोर से उसको लेते हैं, लेकिन प्रभात का एक शाब्दिक अर्थ अगर संकेतात्मक रूप से देखा जाए तो सृजनात्मकता और नएपन से भी होता है। भोर सूर्य उदय से निकलने के जस्ट पहले के समय को प्रभात कहते हैं। आज गेस्ट इन द न्यूज रूम में हमारे साथ हैं सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार सिंह साहब। बुद्ध की धरती बिहार से निकल के उत्तर प्रदेश में अपनी सेवा दे रहे हैं और हम उनसे जानेंगे उनके जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई और तमाम चीजों में। प्रभात जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको समय देने के लिए। तो सर, बिहार तो बड़ा फर्टाइल लैंड है। देश भर में कभी भी देखिए आईएएस आईपीएस या अधिकारियों की जब सूची बनती है तो बिहार का नंबर बड़ा ज्यादा आता है। आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई बिहार से? देखिए, जैसा आपने कहा कि बुद्ध के धरती हैं और प्रभात को भी परिभाषित किया, तो आपने सही कहा। प्रभात का मतलब नया सवेरा होता है, और नया सवेरा जो है वो अंधकार को दूर करता है, चाहे वो प्रकाश के रूप में धरती पर हो या फिर समाज का जो अंधियारा है उसको ही दूर करना, जो शाब्दिक अर्थ है। अब हमारी जर्नी के बारे में, मैं रहने वाला दरभंगा बिहार का हूँ, और संक्षेप में बताऊं कि मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पटना से की, मगध यूनिवर्सिटी से, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हूँ। और उसके बाद कुछ तैयारी मैंने पटना में की, हिंदी साहित्य एक विषय था हमारा। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य की मैंने तैयारी जब ग्रेजुएशन कर रहा था तभी कर ली थी, वहाँ टीचर थे उनसे पढ़ाई की थी। हिंदी साहित्य एक विषय नहीं रहा था मेरा, लेकिन मेरी उसमें अभिरुचि थी। अच्छा। और दूसरा विषय चूंकि मैं स्नातक था, ऑनर्स था पॉलिटिकल साइंस में, तो वो मैंने दिल्ली जाके तैयारी की। तो फिर दिल्ली गए, दिल्ली में जाके वही दिल्ली वही मुखर्जी नगर मुखर्जी वाला? नगर के आसपास का जो एरिया होता है, वहीं जो हम लोग लोअर मिडिल क्लास से थे, सस्ता घर मिल हाँ, जाए और एकोमोडेशन की आदमी रहने का खाना जुगाड़ हो कभी जाए, खाने मेस का में जुगाड़ हो खाना जाए, है, कभी टिफिन लग बना जाए लेना तो। है, चावल दाल सब्जी। पहले बहुत दुबले पतले हुआ हाँ। करते थे तो बहुत दिक्कत नहीं थी। तो फिर वहां मैंने तैयारी की और 2010 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। तो मैंने इंटरव्यू दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस का, तो उसमें मतलब अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी का इंटरव्यू? जी नहीं हो पाया था। लेकिन मैं चूंकि लोअर मिडिल क्लास से आता था, और हमारे परिवार में दूर दूर तक कोई सिविल सर्वेंट या कोई इस तरह के अधिकारी नहीं थे। हम लोग सामान्य छोटे मोटे जमीन खेती करने वाले खेतीहर लोग थे, हमारे पिताजी शिक्षक थे। तो मैं छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं, पीसीएस वगैरह, सब देता था। अच्छा। हालांकि एसएससी वगैरह और अन्य तरह के एग्जाम्स नहीं देता था, लेकिन जो पैटर्न, स्टेट सर्विसेज जो के? जी स्टेट सर्विसेज देता था। तो मैंने राजस्थान का भी एग्जाम दिया अच्छा, था। आरएएस? तो राजस्थान के एग्जाम में मैं पास कर गया था फाइनली। तो ये वहां किस मैं, साल की बात होगी ये जब? 2010 में ही, अच्छा। मैं आपको बताऊं कि 2010 का मैंने इंटरव्यू दिया जब आईएएस का, अप्रैल में। उसके बाद वहां भी मेरा इंटरव्यू जून में शेड्यूल्ड था राजस्थान में। तो इसमें मुझे असफलता हाथ लगी, लेकिन फिर वहां सिलेक्शन हो गया, सितंबर में रिजल्ट आ गया था उसका। तो वहां मैंने लगभग 3 साल सेवाएं दी राजस्थान में। तो फिर उसके बाद मैंने आईएएस के पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस आए, तो प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाता था। फिर 2014 में निकला, बाद में उसमें भी इंटरव्यू दिया, लेकिन नहीं हो पाया। तो यूपी पीसीएस का भी एग्जाम दिया। बिहार पीसीएस मैंने एक बार दिया था, जब 2010 में ही मेरा आईएएस का उस समय इंटरव्यू था। तभी दिया? उसके एक दिन बाद या एक दिन पहले था, और हमारा सेंटर कटिहार दे दिया था, जो बांग्लादेश से और बंगाल से ज्यादा नजदीक पड़ता है। तो ऐसी, तो हम डर के मारे, और फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दे रहे थे, तो हमने कहा कि इसको प्रीलिम्स ही नहीं हाँ दिया बिहार हाँ। का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर जो स्टूडेंट होते हैं, जो तैयारी करने वाले, उनका एक पीक पीरियड होता है, और जो अपनी तैयारी के चरम पे रहते हैं या उनमें उत्साह ज्यादा होता है। तो शायद अगर हम देते, तो शायद में है हाँ कि हाँ, बिल्कुल बिहार लोक सेवा आयोग में हो मेरा, सकता। क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग में भी मेरा बाद में चयन हुआ, राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी हुआ। वाह। तो हो सकता है कि कुछ अच्छा होता, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पाए। उसके बाद हमने यहाँ जो यूपी का पैटर्न था, उसमें क्या था कि एक सब्जेक्ट होता था प्रीलिम्स में भी। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था, हम आईएएस की तैयारी करते थे, यूपी के लिए स्पेशल तैयारी करते नहीं थे। अच्छा। तो यहाँ जो क्वेश्चन बैंक वगैरह आता था, क्वेश्चन बैंक में भी बहुत सारी गलतियां रहती थी। तो हम गलत ही बाद में सुने कि भाई 120 में 114-15 करना होता है। अच्छा। तो गलत रट ही लेते थे। अब वो ऑब्जेक्टिव सवाल है, 4 में से एक सही है, तो वो रट लिया जो जो नहीं आ रहा है। तो जो कॉन्सेप्चुअल है और उस टाइप का, वो तो पता रहता था। तो उसी में एक दो सवाल से हमेशा रह जाता था हमारा 2-4 नंबर से प्रीलिम्स। यूपी ने 2012 में प्रीलिम्स में चेंज करके आईएएस वाले पैटर्न पे प्रीलिम्स लिया, जिसमें सी सेट और जीएस था। तो गलती से मैं वो प्रीलिम्स पास कर गया, क्योंकि मेरा मैथ्स वगैरह एप्टीट्यूड वगैरह ठीक था।
बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन चूंकि पहली बार था तो मैं उसमें निकल गया और 275 गया था कट ऑफ, हमारे 276 नंबर थे प्रीलिम्स में। तो फिर उसके बाद मेंस में चूंकि लिखने में मैं विश्लेषणात्मक जो प्रश्न होते हैं वो उसमें था एवरेज लोगों से कुछ ठीक रहा था, तो फिर हमारा सिलेक्शन सब यहाँ हो गया। हो गया। उसके क्या बाद ये हमने कौन सा वहाँ, साल रहा होगा? 2000? ये 2012 का बैच था, ज्वाइनिंग हमारी यहाँ दिसंबर 2014 में हुई। तो ये मोटा मोटी कुल मिला के हमारा जो ये 2012 का एग्जाम रहा आपका जी और 2015 में 14 में 14 दिसंबर ज्वाइनिंग। में ज्वाइनिंग हमने की, ज्वाइनिंग क्योंकि उस साल 2014 वाला जो था, 2014 वाला जो मेंस था और इंटरव्यू था वो हमने दिया था, तो हमने एक्सटेंशन ले लिया था 3 महीने तो कुल का। मिलाकर अगर देखा जाए तो आप जब पटना यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन जी किया, फिर आप मुखर्जी नगर गए यूपीएससी की तैयारी करने, तो ये लगभग पूरा जो ये जर्नी है लगभग 4 से 5 साल का रहा मोटा मोटी आपका। नहीं, जो हमने वहां से जो मैं शिफ्ट हुआ वो जुलाई 2009 में आया। अच्छा 2000। एक्चुअली हमारे यहाँ मैंने पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं किया था, पटना में ही कॉलेज था, अच्छा लेकिन यूनिवर्सिटी वो मगध था। मगध तो यूनिवर्सिटी। 3 वर्ष का जो ग्रेजुएशन है वहाँ अमूमन 4 वर्ष, 4.5 वर्ष, पौने 5 वर्ष में होता था। जी जी। शायद अभी भी कुछ विलम्ब ही हाँ रहता है। विलम्ब रहता है सेशन। तो उसके कारण फिर चूंकि लोअर मिडिल क्लास से थे तो अपने आप को सेव करना था, तो हमने पटना यूनिवर्सिटी का जो वो ट्रेनिंग कॉलेज है बीएड का, उसका एंट्रेंस खूब लोग देते थे कि भाई कम से कम बीएड कर लेंगे तो एक मास्टर तो सेफ बन साइड जाएंगे, रहे। टीचर बन जाएंगे। तो 1 साल हमने वहां बीएड भी किया था। उसके बाद 2009 जुलाई में मैं दिल्ली गया। तो मतलब तब 2009 जुलाई में दिल्ली गया। 2010 का मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, इंटरव्यू दिया था आईएएस का, यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का। उसके बाद उसी साल राजस्थान का भी इंटरव्यू दिया हमने, तो मेरा 2011 में सितंबर में सिलेक्शन हो गया था राजस्थान और रिजल्ट आ गया था, और नवंबर या दिसंबर में मैंने जयपुर में ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन कर लिया। तो 2 साल की जर्नी हमारी मोटा मोटी पटना से दिल्ली आने के बाद रही। अच्छा अगर उसको वो लेते हैं, हाँ वो भी तो आपने एक तरह जी से आरएस बड़ा, मुझे जी लगता है कि स्टेट सर्विसेज जिसमें जितनी जी है जी सभी अपने आप में प्रतिष्ठापरक है, लेकिन आरएस जी। का कुछ ज्यादा ही हाँ, उसका। अरे इसका इसलिए ज्यादा है, मैं तो वहाँ काम किया हूँ, तो क्योंकि वहाँ प्रमोशन चैनल जो है बहुत वो अच्छा है, और फास्ट लोग है। हाँ, और लोग ऐसा बताते हैं कि साउथ में जिस तरह से जी टीसीएस का चैनल बढ़िया है, बढ़िया है। उसी टाइप का कुछ वहाँ राजस्थान में है। राजस्थान में है। दूसरी बात ये है कि चूंकि सामंतवादी मानसिकता इधर पूर्वांचल उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा है, तो जो सबसे देखिए टॉप के अधिकारी तो हमारे आईएएस में हैं। जी बिल्कुल। तो जहाँ सामंतवादी मानसिकता होगी वहाँ अधिकारियों की पकड़ या उनका समाज में उस तरह का वो ज्यादा रहेगा। ये चीजें राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कम है। कम। जो राजे रजवाड़े वहाँ खूब हैं, लेकिन ओवरऑल समाज में निचले स्तर तक सामंतवादी मानसिकता जो है वो बिहार से बहुत कम है वहाँ, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत कम है। तो इस कारण से राजस्थान जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, आरएएस के अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के, राजस्थान वो एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत अच्छा सर्विस। पद माना जाता है। जब मैं दिल्ली गया था तो संयोग से राजेश मिश्रा हमारे टीचर थे, उनका भी नाम राजेश मिश्रा था, जी मैं पॉलिटिकल देखा साइंस हूँ के। उनको कहीं। तो उनके यहाँ क्लास करता था, तो उनके यहाँ 50% बच्चे राजस्थान के ही होते थे। तो हमको बड़ा गाइडेंस मिला उनसे, पिंक सिटी पब्लिकेशन का गाइड पढ़ लो, गाइड की फोटोकॉपी मिलती थी वहां। और मैं क्या करता था, गाइड पढ़ता था 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, तो मैं उसके नोट्स बनाता था शॉर्ट में एकदम, फिर उस नोट्स को रट लेता था। रट लेता था मतलब हाँ कॉन्सेप्चुअल ठीक है, तो अपना था सबके ही, पढ़ने का क्योंकि तरीका है, आप वहां याद आपको कर शॉर्ट आंसर आता है तो उसमें आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। अब आपको वो उसमें से क्या लिखना है ये आपको डिसाइड करना होगा। तो मेरे राजनीति विज्ञान में वहाँ एक पेपर में 200 में 173 नंबर थे, 173। वाह। तो उसी के कारण संभवतः मेरा सिलेक्शन वहाँ हो गया। और इंटरव्यू में वहाँ वहाँ एक इंग्लिश का भी पेपर होता है, उसके मार्क्स भी ऐड होते हैं, हमारे उसमें 32 थे। और एक पेपर होता है जो सबसे टफ होता है, राजस्थान का स्पेशल कल्चर का, तो उसमें मेरे शायद 26 या 36 नंबर थे सिर्फ। और इंटरव्यू में ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं राजस्थान, जो कल्चरली पूर्वी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में बहुत अंतर है, पूर्वी राजस्थान वाले को भी पश्चिमी राजस्थान के कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, और पश्चिमी वाले को पूर्वी वाले के बारे में, तो आपको मार्क्स कम आने की संभावना रहती है, क्योंकि वहां के विषय में उतना ज्यादा जानते नहीं। बावजूद इसके ये एक उपलब्धि रही कि आपका उसमें हो हाँ, गया। उसमें जूनियर कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर में मेरा चयन हो गया। यूपी का जर्नी कैसा रहा 2014 में? यूपी का तो कहाँ पहली देखिए, ज्वाइनिंग हाँ, रही यहाँ आपको? तो ये रहा कि जैसे राजस्थान में थे तो बिहार से राजस्थान बहुत ज्यादा दूर जी है, वो बिल्कुल और कम्प्लीटली अलग है। कल्चर जो है एकदम अच्छा तो अलग है। था क्योंकि वो पहली मेरी सर्विस थी, लेकिन अब एग्जाम तो देते ही रहते थे, तो
यूपी का एग्जाम जब जैसे ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेरा मेंस भी क्लियर हो गया और इंटरव्यू दिया हमने, तो हमारा सिलेक्शन यहाँ उस वर्ष टोटल 250 या कितने पद आए थे, उसमें से कुछ पद तो प्रवक्ताओं के लिए थे, डाइट वाले। और चूंकि मेरा बीएड तो था लेकिन मैं एमए कभी कर नहीं पाया, हमेशा आईएएस का प्रीलिम्स मई में हो जाता था और उसी टाइम मेरा एग्जाम रहता था, डिस्टेंस एजुकेशन से मैंने लिया था 1 साल करने के बाद। तो प्रवक्ता वाले के लिए मैं था नहीं, तो हमारे लिए जनरल सीट में 100 के लगभग सीटें थी, शायद 86 या 92 ऐसे। तो जिसमें 32 पद एसडीएम के थे और 27 पद डिप्टी एसपी के थे हमारे बैच में। और तो उसमें हमारी रैंक 38-40 रही होगी, हमारी रैंक भी अच्छी थी, लेकिन चूंकि उस वर्ष पद बहुत कम थे तो हमने चौथे नंबर पे दिया था सहायक समायुक्त। हमने किसी से पूछा, उतना पता भी नहीं होता है, चलिए तो कोई बोला नहीं। कि नहीं जिला स्तरीय पद होता है हाँ और बिल्कुल। सहायक समायुक्त बड़ा इंपॉर्टेंट पद होता है, उसकी अपनी तो प्रतिष्ठा पहली होती है। पोस्टिंग कहाँ रही यूपी में? तो उसके बाद मैंने मुख्यालय ज्वाइन किया, श्रीमती सुश्री शालिनी प्रसाद हमारी लेबर कमिश्नर थी वहाँ, उनके सानिध्य में मैं रहा। मुख्यालय कानपुर में है हमारा, हाँ, सर्वोदय कानपुर। नगर में, हम्म। तो वहां मैं 2.25 साल रहा मुख्यालय में। पौने एक 2 तरह साल। से 3 महीने तो वहाँ ट्रेनिंग ही चली हाँ थी। हाँ। अब तो आजकल शासन से तुरंत पोस्टिंग हो जा रही है रिजल्ट निकलते ही, लेकिन हम लोगों के टाइम तक लेबर कमिश्नर के यहाँ लोग ट्रेनिंग सीखते थे वहाँ विभिन्न पटरों पे। उसके बाद पहली पोस्टिंग मेरी क्या है कि बनारस हुई, तो मैं बनारस 1 वर्ष रहा और 1 वर्ष के बाद फिर मेरा ट्रांसफर वहाँ मथुरा हो गया, तो वहाँ 4.25 साल के करीब में रहा और मथुरा के बाद में अब यहाँ मऊ में मऊ आ लगभग 10 से 11 10 साल, साल, 11 हाँ यूपी 10.5 में साल हो की गया। जी। आप इस तो बीच में एक और बात बता हाँ दूं, हाँ बिल्कुल। इस बीच में बिहार लोक सेवा आयोग का भी मैंने एग्जाम दिया था। तो बिहार लोक सेवा आयोग का एग्जाम दिया तो वहां मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया था, मेरे 400 के आसपास रैंक थे, सीट्स बहुत ज्यादा थी। तो म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, हाँ हाँ उस तरह का पद यहाँ नहीं होता है, अच्छा। यहाँ ईओ होता ये है। होता है। तो ईओ यहाँ 2800 ग्रेड पे का पद है, म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहाँ 4800 ग्रेड पे है। तो अच्छा पद है, लेकिन अब चूंकि मेरी 4 साल लगभग सर्विस हो चुकी थी, 2 साल में राजस्थान में प्रोबेशन काट चुका था, 2 साल यहाँ काटा, फिर मैं जाता, प्रोबेशन का मतलब कच्ची नौकरी होती कच्ची है। नौकरी। तो अब दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश रहने के लिए एक बेहतर स्थान बेहतर तो है, स्थान है और कम से कम ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड है। और दूसरी बात है कि बिहार में आप किसी शहर का नाम बताइए, भाई पटना के अलावा मुझे लगता है कि कम ही शहर है। अब तो बहुत, हाँ मुजफ्फरपुर है, तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, तो हम दरभंगा के रहने वाले जानते ही हैं कितना क्या है। तो यहाँ कम से कम आपको 15-20 शहर मिल बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल रहने लायक, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के शिक्षा लिए। दीक्षा के लिए। तो इस हिसाब से हमने आपने सोचा कि नहीं वहां नहीं जाना चाहिए, और 20-25 हजार रुपए का हमको नुकसान हो रहा था सैलरी का। ठीक है, एक जगह आदमी जी रहा तो सेट हो जी गया। अच्छा, आप तो प्रभा जी इस नए सिस्टम से जो सी सेट आया उससे जी आए, अब जो एग्जाम हो रहे हैं वो भी उसी पैटर्न से, आप जी इसी जी नई वाली जी पीढ़ी के हैं। जी आज भी देखिए, आप लड़का पढ़ लो, खासकर बिहार यूपी में, तो मतलब वहाँ एक सटायर है कि लड़का पैदा होता है तो बधाई में ये नहीं कहा जाता कि बेटा हुआ, कहते हैं आदमी कि आपके यहाँ डीएम हुआ है। जी 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 तो मेरा कहने का मतलब है कि चाहे कितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी आ जाए, कितनी जी भी जी प्राइवेट जॉब आ जाए, जी लेकिन जब पढ़ के आदमी निकलता है तो सबका एक सपना तो जरूर होता है कि एक बार किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठना है, चाहे वो स्टेट सर्विस की हो चाहे यूपीएससी। जी। इस नई पीढ़ी को आप क्या बोलना चाहेंगे तैयारी के बाबत, अपने अनुभव के आधार पर, कि वो कैसे पढ़ाई करें अगर खासकर लोक सेवा में जाना चाहें? अब देखिए, इस मामले में मैं दो तरह की बात करूंगा, एक तो जो पेरेंट होते हैं उनके लिए, और एक जो बच्चे होते हैं उनके लिए। पेरेंट के मन में ये धारणा तो खासकर बिहार उत्तर प्रदेश में रहती है कि वो सिविल सेवा में जाए, क्योंकि सिविल सेवा ग्राम स्तर तक, ग्राउंड लेवल तक के लोगों से हाँ जुड़ा ठीक है, होता है। अप्रोच से। तो वो इसलिए वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बने। और दूसरा, जो बच्चे हैं, अगर अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको सिविल सेवा में जाना हाँ, मैं चाहिए, वो उन्हीं बच्चों को फोकस कर रहा हूँ कि जिनको हाँ पढ़ना है, मान लीजिए। अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो एक तो ये थोड़ा सा डाइसी तो है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इतनी कम होती है, और नंबर ऑफ लेकिन एप्लीकेंट बहुत होते हैं। बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक तो अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर कर लेने में कोई गुरेज नहीं है। ठीक। हालांकि इसमें भी दो पक्ष हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऑल्टरनेट चलने के बाद जो है वो सफलता की राह थोड़ी कठिन हो सकती है, भ्रमित हो सकता है। लेकिन मेरा थोड़ा मानना है कि अगर सिक्योर करके चलें, कोई ऐसी चीज कर लें कि अगर अगर वो नहीं हो पाया उनका, तो क्या करें, प्लान बी जिसको बोलते हैं। प्लान बी। चलिए ठीक है। दूसरा, इसमें जाना है तो फिर फोकस्ड रहें, और
जो भी व्यक्ति देखिए, जैसे 1 लाख कैंडिडेट अगर फॉर्म डालते हैं और एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें मुश्किल से कंपटीशन 5,000 लोगों के बीच ही रहता है, ये एकदम तय मानिए। और मैं मजाक में बोलता था वहां दिल्ली में कि कोई बोलता था तैयारी करने, बोले तैयारी करने आया है कि तैयारी की तैयारी करने आया है। ठीक बात तो ज्यादातर लोग तैयारी की तैयारी तैयारी करने की जाते हैं। तैयारी करना वो मैं इसलिए कहता हूँ कि उनमें तमाम कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं। उनको उनका ही कोई मित्र अगर इस तरह का बात बोल देता है तो उसी से बात करना बंद कर देता है। तो सबसे पहले आप में जो कमी है उसको दूर कीजिए, ठीक बात और भाषाई स्तर पे और उच्चारण वगैरह तो चलिए जो ठीक। जहाँ का है उसके हिसाब से रहेगा, ठीक है लेकिन भाषाई शुद्धता अगर आपने बचपन से पढ़ाई की है और आपको ह्रस्व ईकार दीर्घ ईकार ह्रस्व उ दीर्घ उ पता नहीं है, आप तालव्य स्व मूर्धन्य स्व दंत स्व नहीं जान रहे हैं, तो आपको आपको सौ और सौ में दिक्कत हो सकता है। जैसे बिहार के लोग जो है वो 100 को 100 बोल देते हैं। पढ़ाई को लेके मतलब ये है लेकिन कि आपको कॉन्सेप्चुअली ये सब चीजें जाननी चाहिए और ये सब 4, 5, 6 में पढ़ाया जाता है। तो मेरा तो यही रहता है कि भाई जिनका बेस इतना ज्यादा कमजोर है, देखिए बेस कमजोर मतलब कुछ जानता ही नहीं, तेज था माहौल नहीं मिला, वो अलग अलग इशू है। लेकिन जिसका बेस एकदम कमजोर है और आज तक मानने को भी तैयार नहीं है, उसके लिए कठिन है रहा। मतलब एक तो पार्ट ये होगा कि आपके कहने का कि स्व मूल्यांकन जिसको कहते हैं, पहले तो देख लीजिए कि आप उस 10 लाख की भीड़ में फाइट करने के लिए आप अपने आप को कितना इसके बावजूद अगर आप गांव में अपनी या समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए जब तक आईएएस की तैयारी करता रहता है बच्चा, तो वो फ्यूचर आईएएस के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, लोग देखते हैं, क्योंकि भाई हमारे समाज से ही लोग जाते हैं। चलिए मान लीजिए हम वो बच्चा मान भी लिया कि ठीक है हम करते हैं, अब उसको क्या करना चाहिए, कोचिंग और सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें? देखिए अब तो धीरे धीरे यूपीएससी ने और लोक सेवा आयोग ने अब यूपीएससी को एकदम लगभग फॉलो कर लिया है, जो पैटर्न वहां है वही पैटर्न स्टेट सर्विस में तो उसमें यह है कि आप कोचिंग की भूमिका उसमें कम हो गई है पहले की तुलना में। अच्छा, पहले की तुलना में कम हुई है, लेकिन कोचिंग एक ऐसे ही है जैसे कि आप गाइडेंस लेने के लिए वो कर सकते हैं, आप कोचिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात कही कि कोचिंग की भूमिका थोड़ी पहले की तुलना में कम हो गई। कोचिंग एक ऐसे ही हो गया कि जैसे आप कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलना चाहता है तो अगर वो किसी कोच का सहारा लेगा तो वो कम समय में ज्यादा बेहतर टेक्निक सीख सकता है करना। इसी तरह कोचिंग की भूमिका है, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि बिना कोचिंग करने वाले पहले भी पास होते थे और तो ज्यादा हो रहा है। और अब चूंकि संचार क्रांति इतनी ज्यादा हो गई है, सोशल मीडिया पे सब कुछ पड़ा है, आपको क्या देखना है ये आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ तैयारी करने ग्रेजुएट लोग आते हैं, वो सब समझदार हैं, अगर वो काम की चीज सोशल मीडिया और मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें तो सब कुछ अवेलेबल है, तो खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर उनका बेस थोड़ा ठीक है तो वो कर सकते हैं, और अगर बेस बहुत ज्यादा खराब है तो कोचिंग से भी कुछ नहीं कर सकते। कुल मिला के वो आपका पहले पार्ट पर आपका फोकस है कि फॉर्मूला। अच्छा, एक इस सेगमेंट का एक आखिरी एक चीज बड़ी इसको लेके बहस भी है और तमाम जगहों पर यह कि भाषा को लेके कि क्या अंग्रेजी वालों के लिए कुछ प्राथमिकता तो नहीं कहेंगे, क्या कुछ स्मूथ है क्या यूपीएससी? ये एकदम बहुत कॉमन सवाल है और एक ये लगातार चर्चा का विषय रहता है, इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है हिंदी माध्यम वालों के साथ, ठीक है। इसमें मेरा ये मानना है कि देखिए इंग्लिश माध्यम में कौन पढ़ता है, जो थोड़ा सा जो समाज में अच्छी स्थिति में, आर्थिक स्थिति अच्छी है, ठीक है, वो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, अच्छे स्कूल में इंग्लिश माध्यम से उसको अच्छा माहौल मिला, अच्छा ट्यूटर मिला, टीचर मिला, अच्छा स्कूल में पढ़ा, वेल मैनर्ड, एटिकेट वगैरह सब कुछ, तो उसकी स्थिति तो हमेशा बढ़िया रहेगी क्योंकि उसको संसाधन अच्छे मिले। दूसरी बात, जैसे हिंदी माध्यम वाले हैं, कमोवेश अब हमारे जनरेशन के बाद और हमारे जनरेशन के जो है हिंदी माध्यम में कौन पढ़ा, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास तो थोड़ा सा ये अंतर है। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि आप उसमें भी अलग से देखिए, आप कह रहे हैं कि आप हिंदी माध्यम से हैं और हिंदी के विषय में ही, भाषा के विषय में आपकी जानकारी बहुत कम है। ये भी बात सही है। मैंने कई लोगों को सुना है बोलते हुए छोटी स बड़ी स, तो हमने बोला एक तीसरा स होता है, वो मझला स हुआ क्या? और वो व्यक्ति हिंदी माध्यम का था और हिंदी साहित्य एक सब्जेक्ट था और उसका अधीनस्थ लोक सेवा आयोग के थ्रू चयन हो जाता है अधिकारी के रूप। तो इस तरह की चीजें, जो अगर भाषा आप तमिल के हैं, तेलुगु के हैं, कन्नड़ के हैं, हिंदी के हैं, भाषा आपकी अच्छी है। भाषा से एक प्रॉब्लम ये लोग बताते हैं जैसे कि आप जो रेफरेंस बुक है वो अंग्रेजी में बढ़िया है, हिंदी में कम है, जैसे लक्ष्मीकांत की। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ,
अब पहले हिंदी माध्यम में अच्छे बुक्स और नोट्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ये 15 साल पुरानी बात हो गई। अच्छा। हम लोगों के ज़माने से वो चीज़ें हिंदी में अवेलेबल होने लगी थी। और लक्ष्मीकांत की बुक हिंदी में भी अच्छी है, ठीक है, हिंदी थोड़ी क्लिष्ट है। तो क्लिष्ट है तो आप भाई, आपके पास वही ऑप्शन है ना, आप शुरू से वही पढ़ते रहे, तो क्लिष्ट क्यों है तो फिर आपके लिए वही यही एक है। जो समस्या रहती है, जो आप जिस विषय पे जाना चाहते हैं, कि जो सीसेट का पेपर होता है, उसमें मुख्य रूप से या कोई भी पेपर वो इंग्लिश में सेट किया जाता है और हिंदी में उसका अनुवाद अच्छा नहीं होता है। यूपीएससी ने पहले से अनुवाद वगैरह बहुत बढ़िया किया है, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर करना है, वो इंग्लिश में सेट होगा और उसका हिंदी में रूपांतरण करके किसी भी आदमी को दिया जाएगा, तो उसमें सही होने की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि उसका वो लिटरली अनुवाद होता है, उसका जो भाव है उसका अंतरण नहीं हो पाता उसमें। तो ये समस्या तो हम झेले हैं, लगातार झेले, लेकिन अब वो चीजें नहीं है, अब पहले से कम है। और सीसेट के पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया गया ना, पहले उसके मार्क्स के आधार पे मेरिट बनती थी, अब उसको मेरिट में जुड़ता नहीं, अब वो आपको 30%, 33% लाना है, तो वो चीजें नहीं है पीसीएस में भी और उसमें भी। तो कुल मिला के ये उतनी बड़ी बात, कुल मिला के ये है कि हिंदी माध्यम वाले अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करें और इंग्लिश माध्यम वालों के प्रति अनावश्यक वो भी ना पालें कि उनको बहुत ज्यादा वो वरीयता दी जाती है। मैं हिंदी माध्यम में, मैं हिंदी में बात करता हूँ, जो हमारे सामने अंग्रेजी में बात करते हैं, मैं कभी नहीं वो अपने आप को वो निम्न स्तर का फील करता हूँ। हाँ। ये तो हमारी मानसिकता होनी चाहिए। नहीं, मेरा फुल फोकस था कि क्या मटेरियलिस्टिक चीजों में भी मैटर करता, तो जैसा आपने बताया कि अब वो स्थिति नहीं रह गई, अब सारे जगह आपको इस बोलते हैं कि मतलब अब सारे मैटर अवेलेबल हैं, हिंदी में भी है, हिंदी में कोई समस्या नहीं है पहले वाली। सर आपने बड़े ही व्यवहारिक पहलू से सारी बातें बताई। वैसे जैसे एक होता है कि किताबी ढर्रे पर सब कुछ बता देना, एक और चीज बता दूं अब आपसे, चूंकि एकदम वो जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे यही प्रैक्टिकल यही चीज। तो क्या है कि जो बच्चे वहां तैयारी करने जाते हैं, दिल्ली में हो या इलाहाबाद में हो, तो वो एक चीज करते क्या है कि दूसरों को सर्टिफिकेट देने लगते हैं कि जैसे वो टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत खराब हैं, फिर आपस में डिस्कशन वगैरह। हमारा बार बार यही कहना रहता है कि आप अपनी जो कमियां हैं उसको दूर कीजिए, जो आपको रिसोर्स मिला है, जो आपके सामने अवेलेबल है, उसका जितना बेस्ट यूज कर सकते हैं वो आप उतना कीजिए। आप नहीं, आपने वही मैं कह रहा था कि बड़ी ही प्रैक्टिकल अप्रोच में आपने समझाया चीजों को, और मुझे लगता है कि इस चीज को कोई लोग फॉलो करिए, नई पीढ़ी, और इस पूरी बातचीत से कोई एक बच्चा भी कुछ सीख ले तो हम समझेंगे कि हमारा प्रयास सीखना चाहिए। और एक और चीज कहता हूं मैं कि जो जब बच्चे ग्रेजुएशन में जाते हैं उस समय से आईएएस न बनने लगे। एक मेरा बहुत स्ट्रांग मत है ये कि जब वो ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो वो ग्रेजुएशन करें। ग्रेजुएशन को देखिए, ग्रेजुएशन किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहा होता है वो बच्चा, भाई एडोलसेंट एज से वो यूथ की ओर जा रहा है। तो उसको पहले से इतना सोसाइटी ने या खुद से उसने दबाव डाल लिया कि वो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में गया, उसी समय से हिंदू अखबार फलाना सब पढ़ना शुरू कर दिया, एनसीईआरटी क्लास 6 से ये वो। अरे भाई, आप ग्रेजुएशन पढ़ो, आप ग्रेजुएशन को एंजॉय करो, कभी कभी लेक्चर बंक करो। क्या बात है, तब आपको पता होगा ना। आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे ग्रेजुएशन के प्रश्न पूछे जाएंगे। भाई आप उस समय तो हिंदू पढ़ने लगे, सब तैयारी आईएएस करने लगे, आपने ग्रेजुएशन भी ढंग से नहीं किया, ये एकदम तो वो चीजें आपको नुकसान करेंगी। आप 3 साल खराब कॉलेज में, खराब कॉलेज को एंजॉय कीजिए, जैसा भी सर्किल है। आप कॉलेज जाइए, वहां जिस तरह से गतिविधियां होती हैं, कॉलेज के लड़के जिस तरह के हैं, कोशिश कीजिए आपका सर्किल अच्छा रहे, बुरी संगत ना हो। लेकिन आप उस समय से फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन से मत तैयारी कीजिए फुल प्लेज। ठीक है, अखबार वगैरह पढ़ने की, न्यूज़ अवेयर रहिए, लेकिन आदत डालिए उसको। लेकिन ये नहीं कि क्लास 6 से एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं नोट्स और अपना विषय का पता ही नहीं। ये कमाल की बात थी इस पूरे बातचीत का। प्रभात जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, आपने बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच में चीजों को समझाया, बड़ा ही अच्छा लगा था। ये थे प्रभात कुमार जी, ये बताया जिस तरह से इन्होंने एकदम आम आदमी की भाषा में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कि कैसे पढ़नी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए, और जिस समय जो काम है उस काम को एंजॉय करिए। मूल रूप से इनके कहने का मतलब नहीं था, और बार बार ये अपनी बात में लोअर मिडिल क्लास का जिक्र जरूर कर रहे थे, लेकिन ये उदाहरण है लोअर मिडिल क्लास के उस बच्चे का जिसने दरभंगा से निकल के दिल्ली तक का सफर तय किया, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्रैक किया और अब उत्तर प्रदेश में सेवा दे रहे हैं। ये मुझे लगता है कि किसी लिविंग एग्जाम्पल से कम नहीं होगा। तो बहरहाल अगली किसी कड़ी में ऐसे ही किसी जीवन शख्स के साथ फिर होगी बातचीत।
तब तक के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए।